नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, यह मेरी मातृभूमि है। इस कहानी पर विस्तृत चर्चा होगी। ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत बोर्ड का एक पेपर है, उसमें संकलित है, तो उस आधार पर ये कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय के सिलेबस में ये कहानी संकलित है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो के अंत तक कोई डाउट ना रहे इस कहानी से संबंधित। इस कहानी में आपको इस कहानी का सार तत्व क्या है, सारांश क्या है आसान भाषा में, वो मैं आपको बता दूंगी। और इस कहानी को मैं आपको भारत बोर्ड से रिलेट करके भी कुछ बिंदु नोट कराऊंगी, उस आधार पर भी मैं आपको ये कहानी एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, विश्लेषण क्या है, वो सब कुछ आपको इस एकमात्र वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये ऑल इन वन वीडियो है, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आपको कोई डाउट या क्वेरी ना रहे वीडियो के एंड तक। बाकी आपके डाउट एंड क्वेरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन तो हमेशा ओपन रहता ही है। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहानी जो है उसका सारांश बता दूं, फिर कहानी से कुछ महत्वपूर्ण जो कोटेशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और जब परीक्षा में किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको वो कोटेशंस लिख के आनी चाहिए, जिससे आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कहानी का आपको क्या बता दूँ, सारांश बता दूँ कि इस कहानी की आखिर कहानी है क्या, सार तत्व क्या है इसका। तो सारांश की बात करूँ तो ये कहानी जो है, जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है, यह मेरी मातृभूमि है। तो हमारे भारत देश के प्रति एक जो देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है और आत्मिक लगाव है, उसकी भावना से ओतप्रोत है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, लेकिन इनकी ये कहानी उतनी ही सुंदर है जितने इनके उपन्यास होते हैं। तो इस कहानी का जो वक्ता है, कथावाचक है या फिर मुख्य पात्र है, वो अमेरिका जाकर बस गया है। कहाँ पे जाकर बस गया है? अमेरिका। भारत देश से जाकर अमेरिका बस गया है। अमेरिका क्यों गया है? आप सभी में से कई लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि अब्रॉड जाएं, कई लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि विदेश जाना है, कुछ लोगों को घूमने के लिए जाना है और कुछ लोगों को वहाँ सेटल ही होना होता है। तो उसी तरह से जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, कथावाचक है, उसे भी अमेरिका जाना होता है। किस लिए जाना होता है वो बताता भी है कि उसे व्यापार आदि के लिए, यानी कि धन अर्जन करने के लिए, धनार्जन के लिए अमेरिका जाना होता है, जिसके लिए वो अमेरिका जाता है। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में अमेरिका जाता है। लेकिन आपने एक बात ज़रूर गौर की होगी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादाजी या दादी हैं, वो कभी भी अपना घर छोड़कर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो सब चाहते हैं कि जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है वहीं पर उनकी मृत्यु हो, यानी कि वहीं की मिट्टी में वे अपने शरीर को मिला दें, में उनका शरीर मिले, यानी कि वे अपने प्राण उसी स्थान पर त्यागें जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। उन्हें अपने क्षेत्र से, अपने जन्म स्थान से इतना लगाव ही हो जाता है। अभी शायद आप इस बात को उतना अच्छे से ना समझें या मैं भी उतने अच्छे से ना समझूं। अभी शायद हम और आप, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों के अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने जन्म स्थान के प्रति आत्मिक लगाव को ना समझें, लेकिन एक उम्र के पश्चात जब हम भी वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित तौर से हम इस चीज़ को समझेंगे। मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव क्या होता है और लगाव क्यों हो जाता है। तो जो मुख्य पात्र है या फिर कथावाचक है, वो 30 वर्ष की अवस्था में, यानी कि एकदम युवावस्था में कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है धन अर्जन करने के लिए। वहाँ पे जाके वो अपना व्यापार शुरू करता है और उस बिज़नेस में उसे काफ़ी लाभ होता है और वहाँ पे उसकी शादी होती है। पत्नी भी काफ़ी अच्छे स्वभाव की, सुशील है, सुंदर है और मान सम्मान देती है, संस्कारों को मानने वाली है। और इसके पुत्र और पौत्र भी होते हैं, यानी कि इसके अपने बच्चे भी होते हैं और फिर इसके नाती पोते भी होते हैं। वो भी काफ़ी संस्कारों से बंधे हुए हैं, मूल्यों से बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी इसके भीतर यानी कि इस कथावाचक के भीतर एक कसक जो है, अपनी मातृभूमि पे जाने की जो इच्छा है वो सदैव बनी रहती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चे उठते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, मतलब बिल्कुल जो भारतीय संस्कार हैं वही वहाँ पर इसके घर में फॉलो हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमेशा यही सोचता रहता है कि ये मेरा देश नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ, यहाँ के लोग मेरे लोग नहीं हैं। तो हमेशा उसके भीतर इस तरह की इच्छा रहती है कि वो अपने देश कब लौटेगा, या फिर वो अपने प्राण अपनी मातृभूमि पर ही त्यागेगा। तो यही सब सोचते हुए 90 वर्ष की अवस्था में यानी कि 60 वर्षों के पश्चात वो भारत देश वापस आने का निर्णय लेता है। लेकिन भारत भूमि पे आकर वो जब यहाँ की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हुए देखता है, या फिर पाश्चात्य संस्कृति या फिर पाश्चात्यकरण की होड़ में भारतीय संस्कृति का तो बिल्कुल नामो निशान ही उसे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, तब वो यहाँ पे आकर भी बहुत दुखी होता है, उसका हृदय बहुत आहत होता है और उसके मुख से यही निकलता है कि ये मेरा भारत देश नहीं है। लेकिन कहानी जो है अंत में एक निर्णायक मोड़ लेती है, जब उसे कुछ साधु इत्यादि राम राम, नारायण नारायण और शिव शिव कहते हुए सुनाई देते हैं और गंगा स्नान की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। भोर का उसे जो भजन सुनाई देता है, तब उसे सुनकर लगता है कि अरे ये भजन तो सुना सुना है। फिर उसे सही मायनों में फिर उसे महसूस होता है कि हाँ, ये ही मेरा भारत देश है, जिसके लिए मैं इतने वर्षों तक अमेरिका में रहने के पश्चात भी भारत को नहीं भूल पाया। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक रूप क्या है, नैसर्गिक रूप क्या है, उसको इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब मैं आपको इस कहानी से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कराऊंगी, वो आप अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद मैं आपको बिंदुगत तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस पैराग्राफ में तो यही है कि किस तरह से वो भारत देश को छोड़कर अमेरिका गया था। इसके बाद आगे बढ़े तो अगले पैराग्राफ में बताता है कि किस तरह से उसकी शादी हुई थी और उसने व्यापार से खूब धन इत्यादि कमाया था, शादी की और उसके पुत्र इत्यादि हुए, 5 पुत्र हुए जो काफ़ी हष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे और उन्होंने व्यापार को काफ़ी आगे बढ़ाया और उसके भोले वाले नन्हे नन्हे पौत्र भी थे। इसके बाद बताता है कि जब वो मतलब भारत की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेता है, उनसे कहता है कि उसे अपनी भारत भूमि पर जाना है, इच्छा जाहिर करता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और 10 वर्ष बाद मेरे 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है और वो क्या है, मैं अपनी मातृभूमि का रजकण बन सकूँ। अब यहाँ पे लाइन मैंने अंडरलाइन की है, इसको आप भी अंडरलाइन करिए कि उस समय भी मेरे हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था कि मैं अपनी मातृभूमि से अलग हूँ, यह देश मेरा देश नहीं है और मैं इस देश का नहीं हूँ। आगे बढ़िए। इसके बाद ये लाइन आप अंडरलाइन करिए, जो कथावाचक है वो भारत देश पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ पे आकर वो पूरी तरह से पाश्चात्य रंग में रंगे हुए भारत को देखता है तो उसे काफ़ी दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो खूब रोता है, क्योंकि यह उसका देश जैसा नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे लोग जो हैं काले कोट पतलून पहने हुए हैं और अंग्रेजी बोल रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, अब सड़क पर पैदल चलते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं, सब अपने में ही व्यस्त हैं। तो ये देखकर उसे काफ़ी दुख पहुँचता है और वो कहता है कि यह वह देश न था जिसके दर्शनों की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी, जिसके लिए मैं सदा तड़पता रहता था। यह तो कोई और देश था, यह अमेरिका या इंग्लैंड था, मगर मेरा प्यारा भारत नहीं था। आगे बढ़िए। इसके बाद वो आगे पहुंचता है जहाँ पे एक नाला बना हुआ करता था और बचपन में नाले में कथावाचक और उसके मित्र इत्यादि खूब डुबकियां लगाया करते थे, लेकिन अब वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये देखकर भी वो काफ़ी आहत होता है, क्योंकि अब उस नाले को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा दिए गए हैं और सामने एक बंगला है जिसमें 2 अंग्रेज बंदूक लिए इधर उधर ताक रहे हैं ताकि नाले की ओर कोई ना जाए। तो नाले में नहाने की अब सख्त मनाही है। इसके बाद वो गांव जाता है और इतना खुश है एक बच्चे के समान कि वो अपने उन दोस्तों से मिलेगा, बचपन के दोस्तों से, लेकिन वो सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं, गुजर चुके होते हैं और जो उसका घर होता है वो अब मिट्टी का एक ढेर मात्र बनकर रह गया होता है। इसके बाद ये भी अंडरलाइन करिए कि उसे सड़कों पर सैकड़ों आदमी चलते हुए नजर आते हैं, अदालत कचहरी थाना पुलिस की बातें कर रहे हैं और उनके चेहरे पर एक चिंता जो सदैव बनी रहती है
और एक निर्जीवता का भाव, यानी उनके भीतर से अब जीवंतता और सजीवता सदा के लिए मिट सी गई है, ऐसा उनका चेहरा देखकर प्रतीत हो रहा है। और उनके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई है। इसके बाद आप ये लाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, तो कथावाचक जो है वो भारत लौटने पर जिस भारत देश की कल्पना लेकर आया होता है वह उसे कहीं भी दिखाई ही नहीं देता है। उसे हर जगह अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव दिखाई दे रहा है, पुलिस थाना दिखाई दे रहे हैं, अदालतें दिखाई दे रही हैं, दमन, भय, दरिद्रता और मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता दिखाई देता है। यानी कि औपनिवेशिक शासन ने भारत की आत्मा को आहत किया है, उसकी सहजता, आत्मीयता और अतिथि संस्कार को नष्ट कर दिया है, या फिर उसके ये सारे संस्कार, ये सारी नैसर्गिकता वो नष्ट हो गई है। तो इनको देखकर वो कहता है कि यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हूँ, यह मेरा भारतवर्ष नहीं है। इसी तरह से चलते फिरते वो एक व्यक्ति से कहता है कि मुझे रात में रुकने के लिए स्थान चाहिए है, क्योंकि मैं विदेशी हूँ। वो ऐसा कहता है एक व्यक्ति से। लेकिन देखिए, जिस भारत देश की संस्कृति ही ये रही है कि अतिथि का सदैव आदर सत्कार करना है, उसे अपने घर में एक देव के समान स्थान देना है। क्या कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव। लेकिन अब वो संस्कृति, अब वो रीति समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर भी अंग्रेज़ी शासन का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये कथावाचक एक व्यक्ति से, एक राहगीर से इस तरह से कहता है कि उसे रात में ठहरने के लिए स्थान चाहिए क्योंकि विदेशी है वो, तो वो व्यक्ति, राहगीर, उसे ऊपर से नीचे तक पहले तो घूरता है, फिर कहता है चलो आगे निकलो, किसी और से पूछो जाके। तो वो इस तरह से कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बदले में उसके हाथ में कुछ पैसे भीख के रूप में रख देता है, जिसे देखकर कथावाचक पूरी तरह से टूट जाता है, उसका अंग अंग रो पड़ता है, और वो रुपए वो सिक्के हाथ से नीचे सरक कर गिर जाते हैं, मिट्टी पे गिर जाते हैं, और वो सोचने लगता है कि ये मेरा भारत देश नहीं है, ये कोई और देश है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, यह मेरा भारत देश नहीं है, यह कोई और देश है, यह हमारा अतिथि सत्कारी प्यारा भारत नहीं है, कदापि नहीं है। इसके पश्चात वो एक धर्मशाला की ओर जाता है। जब वो भारत देश को छोड़कर अमेरिका की ओर रवाना हो रहा होता है कथावाचक, तो उसके गांव में एक धर्मशाला बन रही होती है, यानी कि अतिथियों के ठहरने का स्थान। लेकिन जब वो धर्मशाला की ओर जाता है तो वो देखिए वो किस तरह से दुराचार का स्थान बन चुका है। वो धर्मशाला किसी भी तरह से नहीं है, किसी भी यात्री के, गरीब यात्री के टिकने के लिए वो स्थान न था। मदिरा, दुराचार और द्यूत ने उसे अपना घर बना लिया था। देखिए किस तरह से नकारात्मक जो भाव हैं वो संपूर्ण भारत संस्कृति में धीरे धीरे घुलते मिलते चले जा रहे हैं, और भारत की अपनी संस्कृति को पूरी तरह से, भारत की आत्मा को पूरी तरह से आहत करते जा रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को ही इस कहानी से रेखांकित किया है किसने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आप ये वाला पोर्शन भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद अंत तो मैंने आपको बताया ही था कि वो रात में एक स्थान पर बैठे बैठे रात भर सोचता रहता है कि क्या उसे वापस अमेरिका चला जाना चाहिए। लेकिन फिर लगभग 3 बजे का समय होता है जब उसे साधुओं इत्यादि के मुख से राम राम की ध्वनि सुनाई देती है और वे गंगा स्नान की ओर जा रहे होते हैं। तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचरण हो जाता है और उसे महसूस होता है कि यही वो भारत देश है जिसकी खोज में, जिसकी कल्पना में वो अमेरिका से यहाँ पे आया था। तो चलिए अब इसके केंद्रीय भाव पर आ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं नोट डाउन करा दे रही हूँ। बाकी लिखित रूप में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो लिखा है कि इस कहानी में प्रेमचंद ने मातृभूमि के प्रति गहरे आत्मिक लगाव, औपनिवेशिक भारत की विकृत यानी टूटती हुई सामाजिक संरचना और पश्चिमी भौतिक सभ्यता बनाम भारतीय संस्कृति चेतना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतवर्ष कहाँ पे है यहाँ पे। तो कहानी का कथावाचक 60 वर्ष बाद विदेश यानी अमेरिका से लौटता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। आगे बढ़ जाते हैं। भारत लौटने पर वह जिस देश की कल्पना लेकर आया होता है वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। उसे हर जगह अंग्रेजी शासन का प्रभाव दिखाई देता है। पुलिस थाने दिखाई देते हैं, अदालतें दिखाई देती हैं। उसका जो गाँव है, जो उसकी जन्मभूमि है, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है।
वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। नाला जिसमें लेखक और उस नाला जिसमें कथावाचक और उसके साथी खेला करते थे, नहाया करते थे, कूद कूद कर डुबकियाँ लगाया करते थे, वो अब प्रतिबंधित हो चुका है। उसमें अब जाने की मनाही है। अखाड़े की जगह निर्जीव स्कूल बन गया है। यहाँ पर निर्जीव स्कूल से तात्पर्य ये है जिस स्थान पर पहले एक अखाड़ा हुआ करता था और लोग कुश्ती लड़ा करते थे। खेल को हमेशा से इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी निश्चित तौर से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, दिन भर आप बेड पर ही पड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी आदि के शिकार हो ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अखाड़े के स्थान पर अब निर्जीव स्कूल हो गया है, क्योंकि जहाँ पर पहले अखाड़ा था वहाँ पर स्कूल बन गया है। अच्छी बात है, स्कूल बनाया गया, लेकिन वहाँ पर बच्चों पर इस तरह से बोझ लाद दिया गया। उनका सिलेबस, उनका पाठ्यक्रम, उनकी पुस्तकें उनके लिए अब बोझ की भांति बन गई हैं। उन्हें सही मायनों में शिक्षा का महत्व, उन्हें सही मायनों में शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझाया जा रहा है, खाया जा रहा है, जिसके चलते वो बच्चे अब निर्जीव से हो गए हैं। उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, इसीलिए कहा गया कि निर्जीव स्कूल है। इसके बाद में चौपाल का स्थान, जहाँ पर पहले कथावाचक के पिता, जो कि गाँव के मुख्य थे, कि गांव के सरपंच थे, वो बैठकर लोगों की परेशानियों को सुना करते थे और उन्हें सुलझाया करते थे। लेकिन अब वहाँ पर एक सरकारी चौकी बन गई है। इसके बाद में धर्मशाला अनैतिकता का अड्डा बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब मदिरा इत्यादि का कारोबार होता है। तो इन सभी दृश्यों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी यह दिखाते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने भारत की आत्मा को आहत किया है। उसकी सहजता, आत्मीयता और अतिथि संस्कार अब नष्ट हो गए हैं। इसलिए कथावाचक बार बार कहता है कि यह मेरा देश नहीं है। लेकिन ये जो कहानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अंत में एक निर्णायक मोड़ तब लेती है जब भोर के समय भजन, राम नाम, शिव शिव, गंगा स्नान, वेद मंत्र और साधारण भारतीय जनजीवन को देखता सुनता है। कौन? कथावाचक। यहाँ उसे अनुभव होता है कि भारत की सच्ची आत्मा इमारतों, शासन या फिर भौतिक प्रगति में नहीं, बल्कि भक्ति में है, सांस्कृतिक परंपराओं में है, सामूहिक आध्यात्मिक चेतना में है और गंगा जैसी पवित्र धारा में निहित है। तो जब वो उन साधुओं के साथ में गंगा के तट पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर पहुंचकर उसे अंततः अपनी मातृभूमि के दर्शन होते हैं। वह अपने विदेशी वस्त्र त्याग देता है और भारतीय साधक की भांति जीवन अपनाता है। वहीं पर नदी के किनारे गंगा के तट पर ही वो अपनी एक कुटिया बनाता है और वहीं पर अपना आगे का जीवन जितना भी बचा है वो व्यतीत करने का निर्णय लेता है। तो अब उसके लिए मातृभूमि कोई राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि माँ के समान, नाम ही है मातृभूमि, यानी माँ का दर्जा दिया गया है। तो माँ के समान पवित्र, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी सत्ता बन जाती है। निष्कर्ष तौर पर बात करें तो इस कहानी में क्या, तो निष्कर्षतः यह कहानी हमें बताती है कि मातृभूमि से प्रेम जन्मजात और आत्मिक होता है, यानी वो कभी मिट नहीं सकता है, वो जन्म से ही आपको हो जाता है। आगे बताती है कि विदेशी वैभव भारतीय संस्कृति की आत्मिक शांति का विकल्प नहीं हो सकता। निश्चित तौर से ये बात इस कहानी से सत्यापित हो रही है कि वो जो कथावाचक है वो विदेश में इतने समय रहने के पश्चात भी अपनी भारत भूमि को नहीं भूलता है। वो कितना वहाँ पर धन अर्जन कर लेता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति की आत्मिक शांति का विकल्प वो वैभव नहीं हो सकता है जो उसने विदेश में जाकर अर्जित किया है। इसके बाद में भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक परंपरा, लोक जीवन और सांस्कृतिक चेतना में है। भारत की मौलिकता ही उसमें निहित है। किसमें? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में, अध्यात्म में, यहाँ के लोक जीवन में। जो भारत की पहचान है, भारत की अस्मिता है, भारत की नैसर्गिकता है, भारत की मौलिकता है, वो आध्यात्मिक परंपरा, यहाँ की लोक जीवन, यहाँ की सांस्कृतिक चेतना में निहित है। तो कथावाचक की अंतिम इच्छा मातृभूमि की मिट्टी में विलीन होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा भारतीय सुख अंततः अपनी संस्कृति और भूमि से जुड़कर ही प्राप्त होता है। तो ये है इस कहानी की बहुत ही सरल व्याख्या या फिर कह लीजिए भावार्थ।
अब मैं आपको भारत बोर्ड के पेपर से रिलेट करके कुछ बिंदु नोट करा दे रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, वो आपके काफ़ी काम आएंगे। तो मैं सीधे बिंदुओं पर आ रही हूँ। तो पहला बिंदु है कि औपनिवेशिक शासन की आलोचना इस कहानी के माध्यम से दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो कहानी में कथावाचक जब भारत लौटता है तो उसे हर स्थान पर क्या दिखाई देता है? थाना, कचहरी और अदालत, अंग्रेज़ अफसर, अंग्रेज़ी बोलते हुए भारतीय लोग, दमन और भय का वातावरण। तो ये औपनिवेशिक शासन ही तो है ना, ये सब कुछ दिखाई देता है। तो ये स्पष्ट करता है कि अंग्रेज़ी शासन ने भारत को केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिया है। कहते नहीं कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनकी अंग्रेज़ी आज भी यहाँ छूट गई है। आज भी आप देखते होंगे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है, तो वो औपनिवेशिक शासन का ही प्रभाव है जिसको यहाँ पर चित्रित किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का मूल लक्ष्य इसी दमनकारी औपनिवेशिक व्यवस्था से मुक्ति था। अगला बिंदु है सांस्कृतिक दास्ता बनाम राष्ट्रीय चेतना। तो कथावाचक को भारत में जगह जगह पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा बोलते हुए भारतीय लोग, आधुनिक भौतिक संरचनाएं और मानवीय संबंधों का ह्रास। देखिए ना कि सड़क पर लोग जा रहे हैं, लोगों का जमावड़ा जा रहा है, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर पड़ोस वाला व्यक्ति गिर जाए तो उसे हाथ देकर उठाने वाला भी कोई नहीं है। आज का समय भी यही है, इसीलिए ये कहानी आज भी प्रासंगिक है। अगर आप आज भी देखेंगे चलते फिरते तो कोई किसी की मदद करने वाला यहाँ पर नहीं है। तो इन सब चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी शासन ने भारतीय सांस्कृतिक आत्मा को कुचल दिया है, आहत कर दिया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी आंदोलन था, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में रेखांकित किया है। अगला बिंदु है देश की नई परिभाषा। तो कहानी में देश कोई भौगोलिक इकाई नहीं रह जाता है। थाना, अदालत, बंगलों वाला भारत कथावाचक को अपना नहीं लगता है, परंतु भोर का भजन जब वो सुनता है, राम नाम सुनता है, साधु संत इत्यादि को देखता है, गंगा स्नान करता है और गंगा स्नान करते हुए लोगों को देखता है, तो उसे सच्चा भारत यहीं पर दिखता है। और ये कौन दिखाता है? इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी दिखाते हैं पाठक को। तो यह वही भारत है जिसके संरक्षण के लिए स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया था। अगला बिंदु है राष्ट्र प्रेम की आध्यात्मिक अवधारणा। तो ये कहानी राष्ट्र प्रेम को राजनीतिक नारेबाजी से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करती है। गंगा, भजन, साधना ये सभी भारत की आत्मा के प्रतीक हैं, भारत की मौलिकता के प्रतीक हैं, भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। तो यही भाव राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम, भारत माता की कल्पना, त्याग और बलिदान के रूप में भी दिखाई देते हैं। अगला बिंदु है प्रवासी भारतीय और राष्ट्रीय चेतना। तो कथावाचक विदेश में अपार सुख सुविधाओं के बावजूद मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ से ये संकेत दे रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि स्वाधीनता केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मिक जुड़ाव से आती है। तो यह विचार राष्ट्रीय आंदोलन के उस वर्ग से जुड़ता है जिसने विदेशी प्रभाव को त्याग कर स्वदेश चेतना को अपनाने का आह्वान किया। अंतिम बिंदु पर आ जाते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। अंतिम बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। तो कहानी में प्रत्यक्ष संघर्ष तो नहीं दिखाई देता, लेकिन पीड़ा, असंतोष, आत्मग्लानि, सांस्कृतिक क्षरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि क्षय होता हुआ सांस्कृतिक रूप दिखाई देता है। तो यही भाव स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि बने, जिनसे असहयोग, स्वदेश और आत्मनिर्भरता जैसे आंदोलन को ऊर्जा मिली है। इसके बाद में निष्कर्ष तौर पर बात करें तो ये जो कहानी है जिसका शीर्षक है यह मेरी मातृभूमि है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का साहित्यिक आधार प्रस्तुत करती है और बताती है कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, मानसिक है और आत्मिक स्वाधीनता की मांग है। प्रेमचंद जी के भारत बोध में मातृभूमि एक जीवंत, संवेदनशील और पूज्य सत्ता के रूप में चित्रित होती है, जिसकी रक्षा और पुनर्प्रतिष्ठा ही राष्ट्रीय आंदोलन का मूल लक्ष्य रहा है। तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है। एक एक तथ्य आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा ही दिए जाएंगे। तो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। और अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करिए। बाकी अपने साथियों को चैनल से जोड़िए, खुद भी चैनल से जुड़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।